स्टार्ट हो गया। चलिए, आज की क्लास किरचॉफ के नियम के नाम है ना। किरचॉफ का नियम क्या कहता है? 3 चीज़ बताए थे, बताइए कुछ जो कल थे। कल कुछ डिटेल्स बताया गया था ना इसके बारे में, बताइए। एक ठो बता दीजिए बस, कोई एक टॉपिक बता दीजिए जो मैंने किरचॉफ के बारे में कुछ डिटेल बताया था। नहीं पता? कुछ तो बताया होगा ना किरचॉफ से संबंधित नियमों के बारे में। अच्छा, किस बातों पे लागू होता है ये तो बता दीजिए। ओम के नियम के ऊपर। और कहता है कि जो ये जटिल परिपथ होते हैं उनको आसानी पूर्वक सॉल्व करने के लिए होता है। जटिल परिपथ में अगर मैं कह दूंगा कि इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, कुछ ऐसा आपके सामने बना के रख देता हूँ। और उसके बाद मैं कहूँगा कि किरचॉफ के नियम से इसको क्या करना है। अच्छा, इसमें मैं लगा दिया यहाँ पे क्या सॉल्व कर लेंगे इसको। और यहाँ पे खुला हुआ श्रृंखला है, थोड़ा सा हार्ड है ना, हल्का सा पहले वाले से। तो इसी चीज़ों को, इन सब परिपथों को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ का नियम संबंधित उन्होंने दिया था। दूसरी चीज़ मैंने बताया था आपको कि इससे संबंधित 2 नियम। पहला नियम है जो आवेश संरक्षण का सिद्धांत को लागू करता है, और तीसरा जो होता है, जल्दी आइए, जल्दी आओ। और तीसरा जो होता है, दूसरा जो होता है, मैंने बताया था कि ऊर्जा जो संचित होती है इन परिपथों के द्वारा, उसके नियम को प्रतिपादित करता है दूसरे नियम के अंतर्गत। ठीक है, बैठिए जल्दी। चलिए, किरचॉफ का नियम हो गया, हेडिंग आपने डाल लिया। जल्दी बैठो बेटा, एक आगे आ जाइए, चाहे चेयर वगैरह है तो ले लीजिए। आप आगे आ जाइए। सूरज, बैग को हटा लो बच्चा। किसका बैग है? चलो आ जाओ, सीट है। ठीक, चलिए, किरचॉफ के नियम संबंधित कुछ बातों को लिखते हैं, उसके बाद इसके नियम को समझा जाएगा। ठीक है, तो किरचॉफ से संबंधित पहली बात क्या है, लिखिए, लिखते चलिए, लिखिएगा कि किरचॉफ के नियम, किरचॉफ का नियम करिएगा। किरचॉफ का नियम किरचॉफ का नियम ओम के नियम का ही विस्तारित रूप है। विस्तारित रूप है। पहली बात क्लियर हुआ? कह रहा है कि जो किरचॉफ का नियम है वो ओम के नियम का ही विस्तारित रूप है। और ओम का नियम क्या कहता है? V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, या V बराबर I इंटू R, या I बराबर V अपान में R। क्योंकि इनका बहुत काम करे, इनका काम लगेगा, ये जो इक्वेशंस बन रहे हैं बहुत काम करेंगे आगे चल के। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ये तो पहला हो गया। दूसरा, यह लिखिएगा, यह जटिल परिपथों को हल करने में उपयोगी है। हल करने में उपयोगी है। तीसरी बात कह रहा है कि किरचॉफ का नियम, या किरचॉफ ने 2 नियम प्रतिपादित किए। ये चीज क्लियर है बात? अच्छा,
ये दो लॉजिक तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैंने कुछ करके दिखाया था कि सर्किट बनाया था, जो सर्किट बड़ी अजीबोगरीब दिख रही थी, सॉल्व करने में बड़ा थोड़ा सा हार्ड टाइप का लग रहा था, तो उसको मैं इस नियम के अंदर इसी के द्वारा किया जाएगा। किरचॉफ ने उसको बहुत आसानी पूर्वक कुछ समीकरण वगैरह दिया था, उस पर सॉल्व करने के लिए बोला। दूसरी चीज़ बोल रहा है कि ये ओम के नियम से ही संबंधित है। चलो, मतलब भी और आई का या आर का बहुत ही इसमें बड़ा योगदान दिखाई दे रहा है। तीसरी बात है कि इनसे संबंधित दो नियम, जो अब ये दो बात कही गई है, इन दो नियमों के द्वारा क्या किया जाएगा, समझा जाएगा। अच्छा, पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम अगर हम बोलते हैं, जैसे किरचॉफ का जो नियम होता है, पहला नियम, किरचॉफ के पहले नियम को हम संधि नियम भी कहते हैं, ठीक है, और दूसरे नियम को पास नियम के नाम से भी जाना जाता है। अब ये चीज़ें क्या होती हैं? अच्छा, संधि का मतलब होता है जंक्शन। संधि का मतलब होता है जंक्शन। अच्छा, जंक्शन मतलब आप अपने रियल लाइफ में क्या जानते हैं? जंक्शन मतलब क्या जानते हैं, बताइए? स्टॉपेज। जो किसका स्टॉपेज? रेल वगैरह का ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट समझते हैं इसको। इम्पोर्टेंट नहीं सर, जंक्शन जो होता है रेल का ही होता है, ट्रेन का हो सकता है। चलिए ठीक है, तो कुछ ट्रेनें आती हैं और कुछ ट्रेनें क्या होती हैं, निकलती जाती हैं। जंक्शन का मतलब यही होता है। तब हम कह सकते हैं कि पहले नियम के अंतर्गत इन्होंने बताया कि जब किसी जंक्शन पे बहुत सारी धाराएं कलेक्ट होती हैं और बहुत सारी धाराएं क्या होती हैं, बाहर भी निकलती रहती। तो ये मान लीजिए कि I1 हो गया, ये I2 हो गया, ये I3 हो गया, ये I4 हो गया, और ये क्या हो गया, I5 हो गया। कुछ धाराएं आप देख रहे हैं जंक्शन की ओर क्या हो रही हैं, केंद्रित हो रही हैं, और कुछ धाराएं वहाँ से विस्तृत हो रही हैं, बाहर की तरफ निकल रही हैं। तो कहने का इनका तात्पर्य है कि जो इसका परिणामी होगा वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। दूसरी चीज़ लिखवाएंगे तो बिल्कुल डिटेल हो जाए, क्लियर हो जाएगा। और कहते हैं कि जो ये है, ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत को लागू करता है। कैसे? आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, कौन बताएगा? जब भी, हाँ बताइए। नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब ये अपने हिसाब से हैं सब। अर्थात जो आवेश संरक्षण का जब किसी परिपथ के अंतर्गत होता है तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, अर्थात इनके परिपथों के अंदर जो धारा का मान या फिर कह सकते हैं जो आवेश संरक्षण होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। पढ़े हैं ना आप पीछे का? देखिए पूरा मैं फिर से शुरू बता रहा हूँ कि भैया बस आपके टॉपिक्स बदलेंगे, जैसे जैसे आप स्टेप आगे चलते जा रहे हैं आपका बस टॉपिक बदलेगा। शब्दों का उल्लेखना होती है, जो शब्दों का आप समझने की कोशिश करते हैं, प्रत्येक जगह शब्द बस थोड़ी बहुत अलग अलग होंगे, बाकी सब एक जैसे होंगे। अब प्रत्येक टॉपिक्स एक दूसरे पे क्या है, निर्भर करता है। बात आ रही समझ में? जैसे मैंने कल बताया था, एक चीज़ को समझाने का तात्पर्य यही था कि न्यूटन ने कुछ और बताया था कि जितने यहाँ पे दुनिया में जितने हमारे पास पिंड हैं वो अपने हिसाब से गतिविधि जब करते हैं, जो ग्रह वगैरह हैं, तो उन पे जो समय होता है वही समय हमारे यहाँ भी होता है। चाल वगैरह से कोई समय का संबंध नहीं होता है, लेकिन आइंस्टाइन ने इसको क्या कर दिया था, गलत साबित कर दिया था। उन्होंने प्रूव किया था कि यदि आप किसी ऐसे ग्रह पे जाएं जिस पे पृथ्वी की जो गति होती है, जो पृथ्वी का जो वेग होता है, आपको पता है अर्थ दो टाइप का मूवमेंट करती है, एक सर्कुलर दूसरा रोटेशनल, मतलब एक अक्षीय गति, एक क्या करती है, वृत्तीय गति करती है। तो जो उसका घूमने का तरीका होता है, कितने सेकंड में कितना चक्कर लगाती है, इसके उपरांत कोई दूसरा ग्रह पे जाएंगे तो इसका मूवमेंट इस वाले से अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। बात समझिएगा। तो जिसका अधिक होता है अगर वहाँ पे आप चले जाते हैं, जैसे कि उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया था, जैसे कि मार्स हो गया या फिर ब्लैक होल हो गया। ब्लैक होल का काफ़ी मूवमेंट अधिक होता है, जो कि इतना मूवमेंट होता है कि आप जाइएगा तो अपने अंदर समावेशित करेगा, मिलेगी ही नहीं आप। समझ में आ रही बात? जिसको पलायित कहा जाता है कि आप पलायित हो गए। पलायित मतलब कि खो जाना। तो उसमें अगर आप जाते हैं, आप बस एक दिन बिता के आएंगे, या अगर आप 1 घंटा वहाँ पे अगर व्यतीत करते हैं, पता चलेगा कि यहाँ पे 1 साल बीत गया। 15 दिन रह के आए, पता चले कि तुम्हारे बच्चों की शादी हो गई। तुम तो वही हो, आपकी अवस्था नहीं बदलने वाली है, आप वही रहेंगे। टीवी में कुछ दिखाता है बालवीर वगैरह, तो उसमें देखिएगा तो गलत चीज़ नहीं दिखाता है। शक्तिमान देखिएगा, कुछ गलत चीज़ नहीं दिखाता है, वो हकीकत है, वो गलत है ही नहीं वो।
जैसे देखता है ना कि कभी वो दूसरे गोले पे चला जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी न किसी में से कोई ना कोई एक नया चीज़ों को ढूंढा गया वहाँ पे। तो वही शब्द भी होते हैं फिजिक्स में कि कोई किसी चीज़ से अलग नहीं है, सभी ने एक चीज़ को, देखो बात कहाँ से उठा, आवेश से। आप यही ना पढ़ते हैं, सबसे पहले आपका वैद्युतिकी है ना चैप्टर, उसी वैद्युतिकी चैप्टर से आप कहाँ से कहाँ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि आप आ गए कहाँ, किरचॉफ ने भी इन धाराओं पे, इन प्रतिरोधों पे, इन विभवांतरों पे अपना टिप्पणी दे दिया। बात समझ रहे हैं ना कि आप तार बहुत सारा उलझा दिए, वहाँ पे कैसे इसकी समस्या सॉल्व की जाएगी, अपने अंतर्गत नियमों में दे दिया। चलिए बात आती है क्या कि अगर ऐसी स्थिति बनती है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा हेडिंग डाल लेते हैं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, ये तीनों नियम हो गया कंप्लीट, ये तीनों चीज़ आपने लिख लिया। चलिए नीचे से हेडिंग डालिएगा, किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम या किरचॉफ का प्रथम नियम, या इसको मैंने अभी बताया कौन सा नियम कहते हैं, संधि नियम। संधि नियम मतलब कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ और क्या इसको कह सकते हैं, संधि नियम को कहा जाता है JUNCTIO एंड जंक्शन रूल। जंक्शन रूल जंक्शन रूल हो गया। जंक्शन रूल। अच्छा, एक और भी इसका नाम है जिसको कहा जाता है क्या, धारा नियम। किरचॉफ का धारा नियम, इसी को हम धारा नियम भी कहते हैं। इंग्लिश में जो नाम होता है वो होता है क्या कि सी को क्या कहते हैं, धारा को क्या कहते हैं सी, और नियम को क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाता है लॉ। तो किरचॉफ का दो नियम में पहला नियम आपका हो जाता है प्रथम नियम या संधि नियम, या क्या, धारा नियम, जिसको हम आता है पेपर में KCL लॉ से भी, मतलब KCL से भी आप पूछ सकता है। किरचॉफ क्या है, करंट लॉ। इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, हो जाएगा किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ। ये तीन चीज क्लियर हो गया है ना। जैसे आपसे अगर पूछ देता है पेपर में कि किरचॉफ के धारा नियम को समझाइए, तो धारा नियम क्या कह रहा है, पहले नियम को बोल रहा है। किरचॉफ के संधि नियम को समझाइए, मतलब क्या कह रहा है, पहले नियम को कह रहा है। कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि किरचॉफ के धारा नियम किन बातों को संबोधित करता है, या तो कह सकते हैं या किस नियम का संरक्षण करता है, या किसको संरक्षित करता है। तो हम कह सकते हैं आवेश संरक्षित का, मतलब किस सिद्धांत को देता है। प्रत्येक क्वेश्चन आप पे बोल सकता है, ठीक है। तो इन तीन बातों को भी याद रखिएगा, तीन शब्दों को, एक ही चीज़ है। किरचॉफ के पहले नियम के अंतर्गत ही ये दोनों आते हैं। क्लियर हुआ कुछ। अब बात आती है कि क्या था, कैसे था। तो इन्होंने क्या बोला कि जब भी किसी जंक्शन पे, संधि पे, यहाँ पे मान लीजिए कोई संधि हो गया, जंक्शन हो गया, जितनी मात्रा में धाराएं आती हैं उतनी ही मात्रा में धारा क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। अर्थात ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, ये I5 है। तो जितनी जंक्शन की तरफ आती हैं उनका मान जो होता है
I1 प्लस I2 प्लस I3, मतलब उनका जो मान होता है धनात्मक होता है, और जो वापस लौटती हैं उनका मान किस में होता है, ऋणात्मक में होता है, I4 माइनस क्या हो जाएगा, I5। अर्थात इनका कहने का मतलब है कि उस जंक्शन पे जितनी हमारी धाराएं होती हैं वो टोटल क्या हो जाती हैं, जीरो। समेशन ऑफ I इक्वल टू क्या होता है, जीरो। पहला नियम मीन्स दैट कि इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो। या इसको दूसरे रूप से भी लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो I4 प्लस I5, माइनस वाला चीज़ क्या हो जाएगा, प्लस में। इससे भी हम लिख सकते हैं, और या कहता है कि अगर टोटल को ऐड कर दिया जाए आपस में तो समेशन ऑफ I इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। लिख लीजिए, इसको लिखने से पहले पहले नियम हो तो लिख लीजिए। लिखिए, किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर, संधि मतलब समझ रहे हैं ना क्या होता है, जैसे ये देखिए एक बार देख लीजिए, और ट्रेनिया वाला जंक्शन मत समझना, वो भी एक दूसरे से जुड़ा ही होता है, रेल की पटरियां आपस में जुटी होती हैं। तो कह रहा है किसी परिपथ में, तो मान लीजिए परिपथ हो गया, तो जो ये परिपथ है यहाँ से मान लीजिए मैंने सेल लगाया यहाँ पे, तो यहाँ से धारा निकल रही है कि यहाँ भी सेल लगाया है, तो ये यहाँ से जो धारा निकल रही है, यहाँ जो दो धाराएं मिलती हैं ये क्या होता है, जंक्शन होता है। ये मान लो कि I1 हो गया, ये क्या मान लो I2 हो गया, जब यहाँ से दोनों मिल के आया तो क्या हुआ, I1 प्लस I2। बात समझ में आ रहा है। फिर यहाँ से ये चलने मूवमेंट किया, जब यहाँ पे आया था नेक्स्ट जंक्शन पे, तो ये बट जाता है, इसमें कौन सी धारा बहेगी, I2, और इसमें कौन सी धारा जाएगी, I1। टोटल क्या हो गया, जीरो। कहने का तात्पर्य यही है, बात समझ रहे हैं। चलिए, तो वही जंक्शन मतलब कहीं पे दो धाराएं आपस में क्या होती हैं, मिलती हुई दिखाई देंगी, और उतना ही क्या हो रही है, वो वापस चली जा रही कि नहीं आ रही, ये दो अलग अलग से आया, ये दो अलग क्या हो गए, एक ही रास्ते में बाहर निकल गया। अर्थात टोटल जंक्शन पे जो धारा थी यहाँ पे रुकी नहीं, रुकी, टोटल क्या हो गया, जीरो। इनका तात्पर्य यही था। चलिए, तो क्या मैंने बोला कि किरचॉफ, क्या मैंने बोला, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर संपूर्ण धाराओं का बीजगणितीय रूप, संपूर्ण धाराओं का बीजगणितीय रूप या योग बीजगणितीय रूप कह सकते हैं, या तो क्या कह सकते हैं, बीजगणितीय योग भी कह सकते हैं, शून्य होगा या शून्य होता है लिखिएगा, बीजगणितीय रूप शून्य होता है। शून्य होता है। क्लियर है इतना? अगर आपको कहीं इस बात में समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत है तो बताइए, बोलिए। क्लियर है? तब चलिए बताइए बीजगणित का मतलब इसमें क्या आ गया, बोलिए। जब समस्या नहीं है तो बताइए हमें, फिर बताइए बीजगणित का अर्थ क्या हुआ। आप बोल रहे हैं कि नहीं है, समस्या कोई है ही नहीं, तो आप हमें बताइए फिर अर्थ बताइए, बीजगणित का अर्थ क्या हुआ। बीजगणित का तात्पर्य ये होता है कि बीजगणित के अंतर्गत जितने हम नंबर, मतलब जो भी हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, अक्षरों का प्रयोग करते हैं, वर्ड्स जो यूज करते हैं, हमेशा अल्फ़ाबेट यूज करते हैं, और उस पर निर्धारित करते हैं कॉन्सोनेंट, जिसको कांस्टेंट कहते हैं आप, मतलब नियतांक का प्रतिपादित करते हैं। बीजगणित का अर्थ होता है जैसे ABCD अल्फ़ाबेट की बात होती है। तो बीजगणितीय रूप मतलब कि I1, I2, I3, I4, और टोटल को समेशन कर दिया, तो समेशन भी किसका रूप होता है, एक मैथमेटिक्सले रूप है ना। तो यही कह रहा है बीजगणितीय रूप। तो आपसे कोई पूछा तो आप क्या बताइएगा, तात्पर्य इसका यह है कि जितने उसमें बहने वाली मान हो गए, जैसे धारा का मान हो गया, प्रतिरोध का मान हो गया, तो यहाँ खास तौर से धाराओं के ऊपर टिप्पणी की गई है, उस पर प्रत्येक धाराओं का योग, अर्थात हम धाराओं को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, तो किसे, बीजगणितीय रूप, मतलब कि अचर पद कोई होगा कि चर पद, चर की अचर, अचर की चर, चर होता है। अचर का मतलब होता है कांस्टेंट, अचर का मतलब होता है वेरिएबल,
वेरिएबल जिसकी वैल्यू पुट की जा सके, और कांस्टेंट जो अचर होता है जिसकी वैल्यू पुट हम नहीं कर सकते, अर्थात 1 2 3 4। और बीजगणित कहाँ पढ़ते हैं आप? बीजगणित का तात्पर्य यही ना होते हैं जहाँ समीकरण आप बनाते हैं। तो इसका समीकरण क्या कह रहा है कि अर्थात टोटल वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर थ्योरी में कई शब्दों में आपकी दिक्कत है तो आप बताइए, आप पूछिए। अगर हम पीछे हटे तब ना। अब ऐसा मत पूछ देना लो कि सर जी इसमें कहाँ बड़ी की मात्रा लगती है, और समेशन को कहाँ ऐसे ही बनाते हैं, कहाँ गोला के कहाँ ऐसे खींचते हैं, गोला 0 एक ही जैसा दिखाई देता है। ठीक है, खुद मत पूछिए। जा आगे चलिए, नोट करके लिखिएगा, नोट करके, और नोट में इम्पोर्टेंट लिख दीजिएगा, नोट के आगे इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। लिखिएगा, किरचॉफ के प्रथम नियम द्वारा, किरचॉफ के प्रथम नियम द्वारा आवेश संरक्षण का सिद्धांत सिद्ध होता है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत सिद्ध होता है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत सिद्ध होता है। हो गया? चलिए, हो गया तो द्वितीय नियम की तरफ चला जाए। कोई दिक्कत होगा इसमें तो पूछिए, कहीं से भी अगर आप समस्या आती है आपको तब पूछिए, अन्यथा फिर हम आगे बढ़ें। चलिए, तब आगे बढ़ा जाए ना, फिर कोई समस्या नहीं है। तात्पर्य बस इतना है कि जब यदि पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत को लागू करता है तो कहता है नहीं धारा को नष्ट किया जा सकता है, ना आवेशों को नष्ट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। अर्थात जब जंक्शन पे जो भी वैल्यू आती, जितनी आती थी उतना ही क्या जा रही है, वापस चली जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि इस पे जो धारा का मान होगा क्या होगा? 0 होगा। ऐसे भी दिख रहा है। जाइए, चलिए सेकेंड टॉपिक क्या है आपका? किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम। बात नहीं। द्वितीय नियम सुनिए, इस द्वितीय नियम को पास नियम भी कहते हैं। पास नियम, पास का अर्थ मैं बताता हूं क्या होता है। पास नियम भी कहा जाता है इसको। तो किरचॉफ सेकेंड लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ और मेश और लूप रूल। लूप रूल भी कहा जाता है इसको। ठीक है, अच्छा, लूप मीन्स मेश मीन्स, या फिर हिंदी की बात करते हैं पास नियम क्या होता है। तो जो सर्किट होना चाहिए वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास में होने चाहिए, बिल्कुल कह सकते हैं क्लोज। अगर क्लोज है तब ये नियम उस पे लागू होगा। जैसे कोई सर्किट है वो बंद, मतलब बंद पथ है, होता है ना कि जो पथ मतलब सर्किट है वो बंद होना चाहिए, तो इसको हम बंद पास का नियम भी कहते हैं। तो जो बंद होगा तभी इस सेकेंड नियम का या सेकेंड नियम उस पर लागू होगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, नहीं होगा बंद तो उसको बंद करिएगा। फिर बात समझ में आ रहा है?
चलिए सेकेंड नियम लिखिएगा थोड़ा सा, तो उसके बाद समझाते हैं। लिखिए, उसके बाद सर्किट आपको समझाते हैं कि पहले सर्किट लगा दें। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 सेल हैं और समांतर क्रम में रखे गए हैं। बात समझ में आ रहा है? 2 सेल हैं और किस क्रम में है, तो हम कह सकते हैं समांतर क्रम, पैरेलल सीरीज में है। तो पैरेलल सीरीज बना दीजिए थोड़ा सा भाई। ये आपका ये सेल हो गया, एक सिरा प्लस और दूसरा सिरा माइनस। इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाइए क्योंकि यही पूरा आपको आगे तक ले जाने वाला है। और इसमें आंतरिक प्रतिरोध होगा ना, बोलिए। उसके बाद ये एक सिरा प्लस दूसरा सिरा माइनस, आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R। इनको मैंने समांतर क्रम में क्या कर दिया, जोड़ दिया। इससे निकलने वाली या इससे एक मैंने सर्किट मीन्स क्या, एक परिपथ को भी जोड़ दिया जिसका प्रतिरोध क्या है, अभी तक तो R ही मानते आ रहे हैं। अब क्या करते हैं कि आपको लगभग 3 सर्किट जैसा दिखाई दे रहा है जो कि समांतर क्रम की तरह हो रहा है ना। तो है तो 2 सर्किट इसमें, एक है एक ही सर्किट, पूरा एक ही ना परिपथ है, ये सेल 2 है, ठीक। तो अब हम कह सकते हैं कि प्रथम सेल के आंतरिक प्रतिरोध को R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, इसको क्या मान लें, R3 मान लें, ठीक है। Y और आंतरिक सबको एक जैसा मैंने दिखा दिया। इसमें थोड़ा नहीं है कि हम मान सकते हैं R1 बराबर स्मॉल r1, कैपिटल R2 बराबर स्मॉल r2, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ है। अच्छा, इसमें जो धारा बह रही होगी ये क्या होगी, अभी मैं कुछ देर पहले समझा रहा था, ये क्या होगा, I1। और इसमें से जो धारा बह रही है वो क्या हो जाएगी, I2। दूसरे सेल के लिए क्या मैं मान लूँ, और इसका जो सेल है वो क्या है, E1, और इसका जो क्या है वो क्या है, मान लेंगे इसको E2। बोलिए, सेल का जो विद्युत वाहक बल उसका प्रथम सेल का E1 और द्वितीय का क्या हो जाएगा, E2। और इसमें से बहने वाली धारा I और इसमें से बहने वाला धारा I2। अच्छा, टोटल यहाँ पे धारा कितना, आपको परिपथ में धारा कितना दिखाई देगा जो आपने परिपथ अलग से जोड़ा है इन सेलों में, तो I1 क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। जब इन दो इस जंक्शन पे मिला तो जितनी धारा आ रही है उतनी धारा क्या हो रही है, वापस लौट रही है कि नहीं। फर्स्ट नियम से कहता है, कोई दिक्कत नहीं, ये वो वाला नियम लगा रहे हैं, सेल संबंधित नियम समांतर क्रम संयोजित का यूज कर रहे हैं। इन्होंने बताया था जिस हिसाब से, उसके हिसाब से मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ। समांतर क्रम तो इन्होंने दिया नहीं था, इन्होंने बताया कि जब इन सेलों को कुछ इस प्रकार से जोड़ा जाता है, आप किसी प्रकार से जोड़िए, उन सेलों में से जितनी धाराएं निकलेंगी उतनी ही धाराएं क्या होंगी, वापस भी लौट जाएंगी। अर्थात अगर 3 ठो सेल समांतर क्रम में रहता तो I1 प्लस I2 प्लस क्या हो जाता, I3 क्या हो जाता, बाहर होता। अब ये पूरा एक चक्कर मारता और एक चक्कर मारेगा तो यहाँ भी धारा क्या होगी, I1 प्लस I2 प्लस कुछ नहीं, 2 ही है ना, और यहाँ भी क्या होगा, I1 प्लस I2। अब जब यहाँ आता है तो जो I2 होगा अपने ही डायरेक्शन में वापस लौटेगा, जो I1 होगा कहाँ चला जाएगा, प्रथम सेल में बट गया। फिर दोबारा जितने जंक्शन पे जितनी धाराएं आई उतनी ही धारा क्या हो गई, वापस लौट गई। ये भी नियम क्लियर है ना, आपका फर्स्ट नियम समझ में आ रहा है ना, ये चीज़ है। अब इस चीज़ को हम लिख के देखेंगे। चलिए लिखिए, कहीं साइड में जगह छोड़ दीजिएगा बनाने के लिए इसको। बोलिए, एक्चुअल उनका कहना था जंक्शन मतलब होता है जहाँ दो सेल के तार या दो परिपथ के तार आपस में क्या हो, जुड़े हो, तो वहाँ जंक्शन हो जाएगा, वहाँ धाराएं बढ़ती हैं। तो कहता है कि जितनी धाराएं आएंगी एक जंक्शन पे मिलेगा उतना ही धारा क्या हो जाएगी, वापस लौटेगी। तो एक बात बताइए, इधर से I1 आ रही है, इधर से क्या हो रहा है, I2 आ रहा है, और यहाँ से क्या निकल रहा है, I1 प्लस I2। आपकी भी बात सही है, टोटल मैं I कर सकता हूँ ना, लेकिन जो I की वैल्यू है कितने के बराबर है, I1 प्लस I2 के बराबर। बच्चा वही बात है जितना। अच्छा एक बात बताइए, जितना मान, इनका तात्पर्य यही है कि जितना आज किसी जंक्शन पे किसी धंधी पे अगर धाराएं उतनी आके जुड़ती हैं, कलेक्ट होती हैं, उतनी वापस भी लौटती हैं। तो आपके हिसाब से मैंने इसको I मान लिया, तो जो I की वैल्यू है कितने के बराबर है, I1 प्लस I2 के। तो मैंने इसको दिखा के किया है, समझ में आया।
अब इतना हो गया तो लिखिए थोड़ा सा फट से, लिखवाए ना, पहले लिख लीजिए उसके बाद ग्राफ बनाइएगा। अब ग्राफ बड़ा बनाइएगा क्योंकि इसी में सब कुछ जो भी आपका है इसी पे समीकरण वगैरह हम प्रूव करेंगे। चलिए लिखिए, किसी विद्युत परिपथ में लिखिए, किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद पास में बहने वाली धारा, किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद पास में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद पास में करिएगा, के की जगह में कर दीजिए, बंद पास में उपस्थित सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। बात समझिए, कह रहा है कि इन परिपथों में जितनी धारा आई और जितने प्रतिरोध कैपिटल R, उनके गुणनफलों का समेशन, मतलब कि कुल, बोल रहा है ना योग का, इनके कुल योग का, मतलब हम बीजगणितीय योग कह रहे हैं ना, बीजगणितीय योग मतलब समेशन की बात कर रहे हैं। समेशन ऑफ क्या कह रहा है बच्चा, समेशन ऑफ I इंटू R, कुल धारा और कुल प्रतिरोध का गुणनफल किसके बराबर होता है, कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। मतलब समेशन ऑफ क्या बच्चा, E, समेशन ऑफ E। कोई दिक्कत है यहाँ तो बताइए, हमको तो नहीं लगता दिक्कत होना चाहिए अगर आप शब्दों पे कमांड किए होंगे तब। तो कह रहा है कि क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ E, जो इन कुल सेलों से जो प्रवाहित धारा होती है और इन सेलों में जो प्रतिरोध उत्पन्न होते हैं उनका बीजगणितीय योग, इनके गुणनफल या इनका गुणनफल के बीजगणितीय योग जो होगा वो कुल कितना के बराबर होगा, तो इनमें उपस्थित कुल सेलों के बराबर होता है। तो एक सेल है, दो सेल है, अब दोनों को अगर हम किसी दिखाते हैं तो बीजगणितीय रूप में समेशन से दिखाएंगे, समेशन ऑफ E। कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ पे सही है ना, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए भाई, कहीं से दिक्कत नहीं होगा, ये शब्दों पे ही कमांड है। क्लियर है इतना? चलिए कोनो मुड़ियो नहीं ला रहे हैं सके, पूछ मत में कुछ यही में, जब कह देंगे हाँ ठीक तो कहेंगे चुपचाप। चलिए चलिए इसमें कुछ करना नहीं है, अब बस कुछ चीज़ों का नाम रख देते हैं, जैसे कि जितने एंगल्स हैं इसमें, ठीक है ना, उनका नाम रख दिए। देखिए बंद पास होगा ना तो चतुर्भुज की तरह इसको बिहेव करवाया जाएगा। बंद पास जब रहेगा तो इसको चतुर्भुज की तरह बिहेव करवाइएगा, नहीं है तो बंद पास के नियम को फॉलो ही नहीं करता। अगर बंद मतलब बंद नहीं है, चतुर्भुज की तरह नहीं दिखाई दे रहा है, मान लिया यहाँ कोई कुंजी लग गया, खुला हो गया, तो कुंजी को बंद करो तब काम करो, नहीं तो वो बंद पास के नियम को फॉलो नहीं करता है। अर्थात देखिए इसको हम कह लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C,
इसको मान लेते हैं डी, इसको मान लेते हैं क्या ई, और इसको मान लेते हैं क्या एफ। ठीक है, अब देखिए करने का तरीका सीखिएगा। यहीं पे अगर आप कर लेते हैं तो क्वेश्चन आपको बहुत आसान हो जाएंगे जितने न्यूमेरिकल्स होंगे, अन्यथा दिक्कत तो होगा आपको। तो इसको थोड़ा सा समझा जाए, करें ना, तैयार हैं? मान लेते हैं कि हम द्वितीय नियम को या बंद पास नियम को कुछ इस हिसाब से करते हैं कि हम मान लेते हैं कि जो धारा है इसमें कुछ इस हिसाब से बह रही है। जो धारा है आप देख रहे हैं प्लस माइनस की तरफ ही जा रहा है, तो हम पहले इस परिपथ में इस सर्किट की बात की जाएगी। इस सर्किट में हम देखेंगे इस समीकरण के अनुसार कि इसमें कितना प्रतिरोध उत्पन्न हुआ है, कितना धारा है, इन दोनों का गुणनफल कितना है, और इन दोनों को हम किसके योग के बराबर करेंगे, तो इसमें उपस्थित सेलों के योग के बराबर कर देंगे या कुल सेलों के बराबर करेंगे। इस समीकरण का मदद लेंगे और इन परिपथों में चलेंगे। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा नोट करके लिखिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं। नोट करके लिखिए, देखिए जब हम ना प्लस से माइनस की तरफ चलते हैं, हेलो, जब सेल मतलब जान रहे हो ना, दो विद्युत अपघटनी सेल, याद है, दो छड़, एक प्लस और एक माइनस। जब सेल में धारा किधर से किधर आता है, माइनस से अंदर की तरफ, प्लस किधर से आता है, माइनस से प्लस की तरफ। अच्छा, बाहर किधर होता है, प्लस से, कह सकते हैं ना, जो धारा होता है प्लस से किधर की तरफ आता है, माइनस, अंदर किधर से आ रहा है, माइनस से प्लस की तरफ। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब बात आती है कि जब हम सेल के अंदर जब चलेंगे तो इधर से प्लस से जब माइनस की तरफ चलेंगे तो धारा के विपरीत चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अगर हम यहाँ से यहाँ गति करेंगे सेल के अंदर, अगर हम प्लस से माइनस की तरफ चल रहे हैं अंदर, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध भी है, तो किधर से किधर चल रहे हैं, माइनस, प्लस से माइनस की तरफ, और धारा किधर से किधर है, माइनस से प्लस की तरफ। तो हमारा जो वेग होगा, जो गतिविधि होगा, किसमें, जो धारा का मान हम निकालेंगे, किसमें निकालेंगे, माइनस में। पहली बात, जितनी वैल्यू होगी जब प्लस से माइनस की तरफ चलेंगे तो ऋणात्मक होगा, और माइनस से प्लस की तरफ चलेंगे तो धनात्मक। कोई दिक्कत? लिखिए इसी बात को नोट करके लिखिए, जब सेल के प्लस से माइनस सिरे की ओर, जब सेल के प्लस से माइनस सिरे की ओर सेल के भीतर से सेल के भीतर से जाए तो ई का मान, मैंने बोला कि कोई भी वैल्यू होगी किसमें होगी, ऋणात्मक में होगी ना, तो मैंने बोला कि ई का मान कैसा होता है, ऋणात्मक होगा। कैपिटल ई का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चूंकि आप जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है, ई अपान में आर होगा ना, बोलिए, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू आर। तो इसका मान अगर माइनस में तो ये भी क्या हो जाएंगे, समझ में आ गया। अब तो थोड़ा सा सर्किटों में यूज किया जाएगा, चलिए नीचे से लिखा जाएगा, अब इस पर चला जाएगा। जैसे जो ये नियम आपने लिखा है इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं, ठीक है ना। तो उदाहरण जब आप समझ लीजिएगा तो जो न्यूमेरिकल होगा उदाहरण पे ही होता है, तो लिखा जाएगा उदाहरण। जैसे जो आपने नियम लिखा, ये जो आपने समीकरण बनाया, इसको देखते हैं तो लिखा जाएगा जैसे, मीन्स कि उदाहरण में क्या होगा। तो उदाहरण किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इन चित्र के ऊपर, तो कहेंगे चित्र से। तो पहला इसमें क्या प्रयोग किया जाएगा, चित्र में पहले दफा क्या काम करना है, तो देखिए, तो लिखा जाएगा पहले बंद पास। देखिए दो बंद पास है यहाँ पे, एक ये बंद पास है, दूसरा कौन सा, ये वाला।
इस चीज़ को तो आपको देखना पड़ेगा। जैसे कोई मैंने बोला कि अगर सर्किट है वो बंद हुआ, ठीक है ना, तो सेकेंड नियम को फॉलो करेगा और इस समीकरण पे लागू हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? नहीं तो अन्यथा तो प्रथम नियम है ही है। तो कहता है कि ये दो बंद पास हमें दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल क्लोज हैं। तो पहले बंद पास पे चलें, उसके बाद दूसरे बंद पास पे चलेंगे। तो पहले बंद पास से तो लिखा जाएगा बंद पास, पहला बंद पास पहले समझ लीजिए, उसके बाद करिएगा, कापी पेन चलाइएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो बंद पास कौन सा बंद पास है? ए बी ई और एफ और ए, पूरा एक चक्कर घुमाना है ना, छोड़ना नहीं है। तो लिखा जाएगा ए बी, फिर क्या है ई एफ, और फिर क्या हो जाएगा ए से। बंद पास ए बी ई एफ ए में कर दीजिए, में। किसका मान पहले ज्ञात करना है? इधर देखिए, आई आर, बाएं साइड में आई आर और दाएं साइड में ई का। अब जब गतिविधि करिए, इसमें चलना स्टार्ट करिए, तो देखिए आई का मान तभी लेंगे जब उसके साथ क्या जुटा हो, आर, अगर नहीं है तो नहीं लेंगे। ई का मान तभी लेंगे जहाँ सेल दिखाई देगा। अब यहाँ से ए से बी आ रहे हैं तो बस आई है, प्रतिरोध नहीं है, तो इस सिरे को क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। आगे बढ़िए, आगे देख रहे हैं बी से ई तक आने में धारा का मान क्या है, I2 है, और आर यहाँ पे क्या है, जो प्रतिरोध है क्या है, R2 है। इसमें कुछ ना कुछ करेंगे। आगे बढ़िए, ई से एफ तक बस आई है, इसमें प्रतिरोध का मान नहीं है। इधर जब आइएगा तो प्रतिरोध R1 और जो धारा बह रही है वो क्या हो जाएगी, I1 हो जाए, क्योंकि I1 आ रही है ना, इसको हम I1 कर लेंगे। अब लिखने का तरीका आप समझिए, यही काम इसमें करेंगे, यही काम क्या करेंगे इसमें। अच्छा, सेल की जब बात की जाएगी तो सेल भी क्या है, किधर की तरफ देख रहे हैं, एक इस वाले में सेल नहीं है, इस वाले में सेल है, कितना है, E2 है। आगे बढ़िए, सेल नहीं है, इसमें कितना है, E1 है। तो मैंने जब बोला कि जब सेल में प्लस से माइनस की तरफ चलते हैं तो जो ई का मान होगा कैसा, धनात्मक की ऋणात्मक, धनात्मक की ऋणात्मक, ऋणात्मक ना, अभी तो नोट करके लिखवाया हूँ। और ऊपर वाले में क्या होगा, धनात्मक, जो कि माइनस से किधर की तरफ चलेंगे, प्लस की तरफ। तो कुछ बात को अपने माइंड में रखिए, लिखने का तरीका देखिए। लिखेंगे कैसे, तो बोला क्या है, बंद पास ए बी ई एफ में चला जाएगा, तो इसमें लिखा जाएगा पहले। अब देखो सेल के अपोजिट मैंने बोला जिधर भी जाएंगे वो किस में होगा, ऋणात्मक में जाएगा कि नहीं। देखो इधर से इधर जा रहे हैं, धारा किधर से किधर प्रवाहित हो रहा है, इधर की तरफ, और हम चल रहे हैं धारा के विपरीत। इधर तो कुछ नहीं मिला, धारा की दिशा में थे, लेकिन इधर आर नहीं है तो इसको हम प्रयोग नहीं करेंगे। जब परिपथ में आगे बढ़ा बी से ई की तरफ, तो इसमें प्रतिरोध भी दिखाई दिया और आई भी दिखाई दी। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे आई इंटू क्या, I2 इंटू क्या है, R2 है ना, बोलिए, प्रवाहित धारा I2 और उत्पन्न प्रतिरोध R2, लेकिन किसमें, धनात्मक में ऋणात्मक में रखेंगे, क्योंकि धारा की विपरीत दिशा की तरफ हम बढ़ रहे हैं, धारा की दिशा इधर की तरफ है। दूसरा ये भी कंडीशन है कि जब सेल में इधर से इधर जाते हैं तो क्या हो जाएगा, जो वैल्यू आएगी किस में आएगी, ऋणात्मक में ही आएगी। तो यहाँ पे हम करेंगे माइनस। फिर आगे की तरफ पढ़िए, ई से एफ की तरफ, बंद पास में सिर्फ आई है, आर नहीं है, तो उसको हम छोड़ देंगे। फिर आगे बढ़िए एफ से ए की तरफ, तो वहाँ क्या आपको दिखाई दे रहा है, R1, या उसमें जो धारा उत्पन्न हो रही है क्या हो रही है, I1, और जो प्रतिरोध उत्पन्न हुआ है क्या हुआ है, R1। प्लस में कि माइनस में, क्योंकि धारा की दिशा की तरफ ही अब हम अग्रसित हो रहे हैं। तो ये हो गया प्लस, कोई दिक्कत। अब ये मत करना कि सर सेल माइनस से प्लस की तरफ चल रहे हैं, तो धारा आपको पता है कि मैं आंतरिक प्रतिरोध की बात कर रहा हूँ। अब फिर मैंने वहीं पे बताया है कि अंदर की तरफ जो धारा होती है माइनस से किधर की तरफ जाती है, प्लस। तो इसको मत कहना सर हम विपरीत में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि धारा तो प्लस से माइनस की तरफ, तो बाहर बहता है प्लस से माइनस, बाहर बहता है प्लस से माइनस, अंदर नहीं बहता है प्लस से माइनस। कुछ आइडिया लगा? बाहर जो अलग से जोड़ा वो देख रहे हो ना, प्लस से माइनस की तरफ जा रही है, लेकिन अंदर किधर से किधर, माइनस से प्लस की तरफ होना चाहिए। इसको माइंड में सेट कर लेते हैं। अब ये कितने के बराबर होगी, ये तो नियम क्लियर हो गया ना, ये कितने के बराबर होगा, तो कहा जाएगा कुल सेलों के बराबर होगा, योग के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो एक बात बताइए, इस बंद पास ए बी में क्या ई आपको दिखाई दे रहा है, नहीं है। बी से ई की तरफ चल रहे हैं तो है कि नहीं है, है।
क्या है तो E2 है। किस में होगा, माइनस में कि प्लस में, माइनस में। अब ई से एफ की तरफ ई है, नहीं है। एफ से ए की तरफ जब चला तो क्या हुआ, ई दिखाई दिया ना, E1 है। प्लस में कि माइनस में, प्लस में। ये हुआ। अब समेशन आप निकालिए। तो समेशन जब निकालिएगा तो इसकी वैल्यू को कुछ इस हिसाब से लिख दीजिए, माइनस वाले को इधर, प्लस वाले को उधर थोड़ा सा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा I1 R1 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। लिखने का तो थोड़ा सा तरीका अलग कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए बंद पास होगा तो जो समीकरण सॉल्व करिएगा, जैसे कि अगर आपके पास क्वेश्चन देगा ना तो कुछ इस हिसाब से ही करना है। मैं आगे चल के कुछ अगर समय मिलता है तो उदाहरण करवाऊंगा आपको, अभी जस्ट क्वेश्चन बोल के। चलिए आगे। तो ये आपका आ गया। इस रूल पे आप चाहें तो वैल्यू पुटअप करके, जैसे इसमें तो I1 की वैल्यू दी रहेगी, R1 की वैल्यू दी रहेगी। I1 R1 में से I2 R2 को क्या कर दीजिए, माइनस, और ये क्या करिए, E1 में से किसको माइनस कर दीजिए, E2 को। जो वैल्यू आ जाएगी इसके बराबर होगी। दोनों का मान कितना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जीरो कैसे, क्योंकि बोल तो रहा है कि इसका मान इसके बराबर होना चाहिए, यही ना बोल रहा है। अब जो भी आए समीकरण ऐसे ही सॉल्व होगा। आगे बढ़े, चलिए। अब किस पास में चला जाएगा बताइए, तो लिखा जाएगा दूसरा बंद पास, किसमें, बी सी डी ई और बी में, बी सी डी ई और बी में। क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हैं क्या, फटाक से करिए, तो अपने से करिए, अपने से करिए। चलिए देखिए, कह रहा है क्या कि बंद पास बी सी डी ई बी में इस समीकरण से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो I और R तभी ज्ञात होगा जब उस रेखा में दोनों मिले, नहीं तो उसको हम ज्ञात नहीं करेंगे। अच्छा, E का मान तभी ना ज्ञात करेंगे जहाँ वहाँ E होगा। वैसे ही R, एक जगह R हो जाए I का पते नहीं। अच्छा, जब R है तो I का मान तो होना ही होगा। हाँ, I सिंगल हो सकता है, R वहाँ ना हो तभी काम चल जाएगा। तो यहाँ देखिए सिर्फ I है, R तो है नहीं। तो B से जब C की तरफ चला तो सिर्फ I दिखाई दिया, R नहीं है, तो इस समीकरण को फॉलो नहीं करेगा। आगे बढ़िए, C से D की तरफ देखिए तो I है और R भी है। तो कितना I है, तो लिखा जाएगा I का वैल्यू I1 प्लस I2 है, और R कितना है, तो R3 है। R के जगह पे क्या लिखा जाएगा, R3 बराबर, क्योंकि देखो इधर भी नहीं है। अच्छा सॉरी, बराबर नहीं होगा, अभी D से E की तरफ चलना है ना, सिर्फ I है, R नहीं है। अब E से किधर की तरफ आना है, किधर आना है, B की तरफ, और यहाँ पे देखो I भी है और R भी है। तो लिखेंगे प्लस, क्योंकि इसकी वैल्यू धनात्मक जो धारा की दिशा की तरफ चल रहे हैं, तो I2 इंटू R2 इज इक्वल टू, अब तो नहीं ना चलना है कहीं, खत्म। अब इसकी बात करते हैं, कुल E कितना है, इधर E है ही नहीं, इधर E है ही नहीं, इधर E है ही नहीं। E से B की तरफ चल रहे हैं तो एक सेल दिखाई दिया, वो भी किया है, E2 है, और किस में है, धनात्मक में। ये वैल्यू आ गई, इस समीकरण से ये आ गया। पहले बंद पास में ये वैल्यू आई और दूसरे बंद पास में ये समीकरण निकल के आ गया। कोई दिक्कत है तो बताइए, यही होगा सॉल्यूशन। अगर माइंड स्थिर करके रहिएगा। देखिए, अगर कहीं आपको समस्या होती घर पे जाके, पहली बात तो आप घर पे जाके पढ़ते नहीं, आज कहीं हम लिख के दे दें। घर पे जाके आप जब तक रिवीजन नहीं करिएगा, ये मुस्कान की चमकान कहीं और, ठीक है, नहीं तो अन्यथा फिर क्या हो जाएगा, सब कुछ यहाँ से लॉस हो जाएगी। बड़ा खतरनाक होता है मुस्कुराना, या लड़कियों का या लड़कों का, हेले हो वजह सीधे कहाँ, अपने रास्ते में अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाएंगे आप। घर पे जाके रिवीजन करिए। अगर समस्या आती है तो वीडियो आपके लिए इसीलिए बना, मेरा मेन मोटिव ये है। नहीं तो अगर हमको बताना तो पहले हम बढ़िया से कोई यूट्यूबर को बढ़िया से मॉडिफाइड करते हैं, फिर आगे एक दूसरे से हम जुड़ते हैं, अपने फ्रेंडशिप करते हैं जो यूट्यूबर है, तब जाके होता है, चैनल बनता है बढ़िया से, तब न जाके पैसा कमाएंगे हम। दिया है 90 दिन में 10 मिलियन
व्यूज नहीं, घंटा। 4000 मिलियन व्यूज 10 मिलियन के होगा, वो भी शॉर्ट में कि पता नहीं कितने में है। तो वही सोचिए, वही सोचिए, तो ई हो पाई कबो हमसे? कभी नहीं होगा। लेकिन हाँ, तात्पर्य बस इतना ही है कि जो बच्चों को मैंने किया कि आप अगर रात बिरात है, मान लो कि कोई बच्चे 10 बजे पढ़ना बैठते हैं 11 बजे, तो आप तो फ़ोन करिएगा नहीं 10 बजे, भैया तुम्हारा चढ़ा हुआ है, फट से देखो कि हाँ जहाँ समस्या आ रही, फिर नहीं आ रही तो तीसरा ऑप्शन है कि फिर आके दोबारा आप यहाँ पे से क्वेश्चन करिए। मेरा मेन मोटिव ये है, मुझे किसी को दिखाना नहीं है कि हम देखो ये कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना? तो आप इसको करिए, ये होता है। देखिए समीकरण यही कहता है, दूसरा नियम यही कहता है कि जितने उस परिपथ में धारा और आर होंगे प्रतिरोध, उनका जो गुणनफल करिएगा, कुल का जब गुणनफल करिएगा तो कहते हैं जो बीजगणितीय योग होता है इनके गुणनफल के बराबर होगा, और इनका बीजगणितीय योग किसके बराबर होगा? तो कहा जाएगा कि उसमें उपस्थित सेलों के कुल योग के बराबर होगा। ये भी तो हम कह सकते हैं ना। तो समेशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई, और मैंने आपको प्रूव करके दिखा भी दिया। एक बंद पास में ये समीकरण में आया और दूसरे बंद पास में ये समीकरण आया। कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो अन्यथा। अच्छा दिक्कत आएगी, दिक्कत आएगी जब घर पे नहीं पढ़िएगा तब। चलिए एक नोट करके लिखिए। अच्छा आपसे पूछ देता कि ये नियम किसको सिद्ध करता है, तो कहीं ना कहीं लिखेंगे ना। ये हो गया पूरा ना? चलिए लिखिए, ये हो गया पूरा, लिखना है, लिखिए। चलिए वो अच्छा लड़का है, बस थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाते हैं। चलिए नोट करके, नोट में लिखेगा किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम मैंने क्या बोला? किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखिए, ऊर्जा संरक्षण के नियम का, ऊर्जा संरक्षण के नियम को सिद्ध करता है, सिद्ध करता है। वो किसको करता था? आवेश के संरक्षण को या आवेश संरक्षण के नियम को, और ये किसको कर रहा है? ऊर्जा संरक्षण के नियम। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में याद रखिएगा, पूछता है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन लिखिए तो फट से, क्वेश्चन लिखिए, बोले ना, लिखिए। दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में दिखाए गए परिपथ में, दिए गए चित्र में दिखाए गए परिपथ में, दिखाए गए परिपथ में लगी बैटरी का विद्युत वाहक बल, लगी बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, तथा आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। मतलब उसकी वैल्यू क्या है? 0। आगे लिखेगा खड़ी पाई करके, अमीटर ए के पाठ्यांक की गणना कीजिए, अमीटर ए की पाठ्यांक की गणना कीजिए, पाठ्यांक की गणना कीजिए, नगण्य है, खड़ी पाई, अमीटर ए के पाठ्यांक की गणना कीजिए, जबकि कुंजी के 1 सफिक्स ऑफ 1 लिख दीजिएगा, K1 खुली है तथा K2 बंद है, तथा K2 बंद है। कुंजी K1 खुली है तथा K2 क्या है? बंद है। तो परिपथ और सर्किट की तरफ देखा जाए तो सर्किट कुछ आपका इस हिसाब से बनाया है। ये 40 ओम है, फिर आगे बढ़ा है, ये जो कुंजी है ये कैसा है? खुला हुआ है, इसको क्या माना है? K1।
खुला हुआ है, आगे की तरफ बढ़िए और ये कुछ इस हिसाब से सर्किट है आपका। ये बैटरी है, ये प्लस और ये क्या है माइनस। कितने वोल्ट की बैटरी है? 12 वोल्ट की। आगे बढ़िए और आगे ऐसे सर्किट लेकर आया है, यहाँ से एक सर्किट को ऐड किया है ऐसे। और यहाँ पे जो ये अवरोध है ये कितने ओम का है? तो कह रहा है कि ये भी 40 ओम का ही। आंतरिक प्रतिरोध 40 ओम दे दिया है ना। उसके बाद है मतलब नगण्य कर दिया गया है। मतलब तो हम कह सकते हैं जब इसमें आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है तो मतलब ये वाय परिपथ का काम कर रहा है, फिर वाय प्रतिरोध है, ठीक। उसके बाद बैठ जाओ बेटा, अगर बैठना यहीं पे तो। कहाँ हाफ पैन नहीं चल रहा है उधर। और ये अमीटर बनाया है, ठीक है, ए है और ऐसे ये कुछ ऐसे करके दिया है। तो अमीटर में जो धारा होती है आपको देखना चाहिए कि जो प्लस होती है इधर प्लस से ही जुड़ता है इसका सिरा, और जो माइनस वाला होता है इसे किससे जोड़ते हैं? माइनस से जोड़ते हैं। तो ये आपका परिपथ है। और परिपथ में क्या ज्ञात करना है आपको? क्या ज्ञात करना है? किसकी गणना करनी है? अमीटर की। अमीटर के पाठ्यांक की गणना करना है, जहाँ पे कुंजी K1 को ओपन कर दिया है और कुंजी K2 को क्या किया है? बंद कर दिया है। कितना हार्ड लग रहा है ना। लगा लेंगे, यहाँ है कुंजी K2 के, यहाँ पे आप चाहिए तो बना सकते हैं। जैसे अमीटर के पास अगल बगल होगा जो K2 आप दिया होगा जो कि पूरा बंद है, इसके लिए हम कह सकते हैं, ठीक। तो इसको लगा देंगे, लग सकता है ये नहीं नहीं लिखिए, कोई बात नहीं, लिखिए लिखिए लिखिए। ग्राफ बना लीजिएगा साइड में, लिखिए नीचे से। जब K1, पहला पॉइंट लिखिएगा, जब K1 खुली है, पहला पॉइंट, जब K1 खुला है ना, तब 40 ओम का प्रतिरोध, तब 40 ओम का प्रतिरोध परिपथ में जुड़ा नहीं होगा, जुड़ा नहीं होगा। कह रहा है कि जब यहाँ से कुंजी आपने खोल दिया है तो इस परिपथ से जुड़ा हुआ तो है नहीं है ना। थोड़ा सा लग रहा है कि बाहर से ऐसे ही कर दिया गया, क्योंकि जब इसमें आप सर्किट को ऐड करेंगे तब तो इसमें धारा प्रवाहित होगी प्लस और माइनस। तो जब ये खुला है तो कह सकते हैं कि जो परिपथ में जो 40 ओम है वो क्या हो सकता है? जुड़ा नहीं होगा। तो नीचे से लिखेंगे तब नीचे से लिखिए। आप जानते हैं कि I बराबर, तो इसमें धारा थोड़ा सा प्रवाहित किया जाएगा, तो I बराबर क्या हो जाएगा? V बटा में R। बोलिए, I बराबर क्या हो जाएगा? V बटा में R। V का मान कितना दिया है? 12 है, और R का मान कितना है? 40 है। कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना? 2। 3 बटा में 2 क्या? कितना? 10। तो 3 बटा में 10 अगर हम करते हैं, अर्थात क्या आ जाएगा? 0.3 एम्पियर। देखिए, जब जुड़ा नहीं है तब उसमें धारा हमने प्रवाहित किया तो कितना आया? जब जुड़ा नहीं है तब वहाँ पे अगर धारा अगर हम प्रवाहित कर सकते हैं इस स्थिति में तो कितना आ रहा है? 0.3 एम्पियर आ रहा है। सपोज अगर निकालना हो इसका तब। अच्छा, जुड़ा हो तब की बात क्या करेंगे? तो नीचे से लिखिए, जब K बंद है, जैसे बोल रहा है ना कि अब K2 अवस्था, इसको हम बंद कर देते हैं, तो लिखा जाएगा कि जब K बंद है, जब K बंद है मीन्स K2 उसको मान लेंगे ना, लो लिख लो, जब K2 बंद है तो वही चीज़ है जो K है ना, उसको K2 के फॉर्म में, मतलब कि K को बंद कर दिया गया, अर्थात वो शब्दों में वो समझाया कि K2 जब बंद हो
K1 खुला है और K2 बंद है, तो वहाँ पे आप कंडीशन अप्लाई किया गया है वहाँ पे। तो बोल रहा है कि जब K बंद है तो नीचे से लिखेंगे तब 40 ओम प्रतिरोध 40 ओम तब 40 ओम परिपथ में 40 ओम परिपथ में बोल रहा है क्या, जुड़ा होगा, और आपके सामने दिख भी रहा है जुड़ा होगा। जब इसमें आप K1 को जोड़ देते हैं तो ये 40 ओम का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अच्छा, जब 40 ओम का प्रतिरोध जुड़ जाता है तो एक बात बताइए कि ये R ये भी है, एक प्रतिरोध ये भी है, तो एक बात बताइए समांतर क्रम में होगा कि श्रेणी क्रम में, क्योंकि यहाँ दो संधि लग गई है। देखिए कि यहाँ भी है कि यहाँ भी है। जब दो तार आपस में दो प्रतिरोधों के जुड़ जाते हैं तो समांतर क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में तो होगा नहीं, है नहीं है। तो लिखेंगे अर्थात जुड़ा होगा। तब क्या हम कहेंगे कि 40 ओम तथा 40 ओम किस क्रम में है, तो कहेंगे किस क्रम में, समांतर क्रम में होंगे। अर्थात अतः आपको क्या मिलेगा, 1/में कैपिटल R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/में R1 प्लस 1/में R2। इसको मान लिया R1 और इसको मान लिया क्या मैंने, R2। तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये बताइए कि 1/में R1 की वैल्यू कितना, 40, और इसकी भी वैल्यू कितना, 40। क्या बन गया टोटल, 1/में 40 होगा, 40 क्या होगा, 40 से होगा ना। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R को ऊपर भेज देंगे तो क्या आ गया, 40 ओम। कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक 40 ओम हो जाएगा। अच्छा हाँ सॉरी, एक्चुअली ये एक और एक जुटेगा भी ना, तो ये हो जाएगा 2 यहाँ पे, ठीक। तो कट जाएगा तो 1/, क्या हो जाएगा, 20। तो मतलब ये कितना हो गया, 20 ओम। ठीक है बच्चे, R की वैल्यू आ गई 20 ओम। अतः अब धारा का मान कितना हो जाएगा, कुल परिपथ में धारा का मान कितना होगा, तो नीचे से लिखिएगा अतः I बराबर V/, में किससे, R से। तो क्या हो गया, I बराबर V की वैल्यू कितना, 12, और R का मान कितना, 20। कितना हो जाएगा, 3/2 होगा क्या, बोलिए, 4×3 12 और 4×5 20, 3/5 आ रहा है, 3/5। कितना एम्पीयर धारा उत्पन्न होगा, 0.6। ठीक, तो I का मान हो जाएगा, अतः I बराबर हो जाएगा 0.6 एम्पीयर। ये आ गया आपका आंसर। कह रहा है कि जब मैंने इसको ओपन किया, ठीक है, तब एम्पियर का जो आप यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं कि धारा इतना किसमें प्रवाहित हो रहेगी। देखिए, जब इसको आपने खोल दिया, सुनिए ध्यान से, जब इसको आपने ओपन कर दिया तो ये परिपथ में जुटा है नहीं, तो किसमें सिर्फ धारा प्रवाहित हो रही है, एक प्रतिरोध में हो रहा है। उस स्थिति में धारा का मान ये कितना कंठस्थ कर सकता है, कितना वैल्यू यहाँ पे शो कर सकता है, तो कह सकते हैं कि I बराबर बस इस परिपथ के लिए, क्योंकि ये परिपथ तो होगा नहीं, जुड़ा ही नहीं इसमें, बस इसी में धारा बस प्रवाहित हो रही है। उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि I बराबर V/R, मतलब 12/40 बराबर 3/10, मतलब सिर्फ 0.3 एम्पियर की धारा को ही क्या कर रहा है, ये महसूस कर रहा है। जब हम जोड़ देते हैं तब 2 जगह धारा प्रवाहित होने लगी, बोलिए। तो जब 2 जगह धारा बट गया, 2 जगह धारा बटा कि नहीं बटा, एक जगह जब धारा था तो 0.3 एम्पियर था, मतलब कि अधिक मान सकते हैं कंपैरिजन टू जोड़ने के बाद। देखिए, जब जोड़ दिया जाता है तो धारा कितना जा रहा है, 0.6, मतलब कि धारा का यहाँ भी संचय हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रही है, और मतलब कि रुक रही है, यहाँ पे भी धारा आगे नहीं बढ़ रहा है। मतलब कि एक जगह बस खपत होता था 0.3 एम्पियर, 2 जगह मैंने खपत कर दिया तो 0.6 एम्पियर, और 3 जगह करते तब तो 40 40 40, 3/40,
40/3 हो जाता, डिवाइड करते कुछ ना कुछ वैल्यू आती, मतलब R का मान निकल के आ जाता। अब V बटा में R करते तो 12 में जो आपका तुल्य प्रतिरोध आया होगा उसे डिवाइड करेंगे तो और वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एम्पियर क्या करता है, धारा का माप करता है। तो जब एक परिपथ में था धारा का मान, इसको बस महसूस, मतलब आपने वैल्यू पुट किया तो 0.3 एम्पियर आपको दिखाई दिया। जब दो प्रतिरोधों को आपने समांतर क्रम में जोड़ दिया तो वहाँ पे धारा का मान कितना हो गया, 0.6। ये बड़ा है कि छोटा है, इसके तुलना में कम है कि अधिक है, कम है, 0.6 उधर की तरफ जा रहा है, क्या 0.3 किधर की तरफ आ रहा है, जीरो 0.3 है, ये घट के कहाँ की तरफ आ रहा है, 0.0 हो जाएगा। बोलिए, तो ये किधर की तरफ आकर्षित होगा, धनात्मक की तरफ होगा। इधर की वैल्यू टोटल क्या हो गई, 0। अब इधर कुछ ना कुछ आप चाहेंगे तो ऐड कर सकते हैं। 0.2 ये क्या हो गया, 6 हो रहा है। अच्छा, बड़ा कौन है, 0.6 बड़ा है कि 0.3 बड़ा है, बड़ा होगा, 0.3 बड़ा होगा, 0.6 बड़ा होगा जी। हाई 6/10 है, हाई 3/10 है। अधिक कौन होगा, ये अधिक होगा कि ये अधिक होगा, क्यों, इसकी संख्या अधिक है, इसकी संख्या क्या हो जाएगी, कम। अरे यार, ही बताओ कि ये 6 है और 10 भागों में आप बांट रहे हैं। एक एप्पल ले लीजिए, तो एक एप्पल को मैंने बोला कि 1/4 बड़ा है कि 1/3 बड़ा है, तो जिसकी संख्या अधिक, 1/3 कहाँ बड़ी होगी, 1/4 ना अधिक होगा। बड़ा का मतलब क्या होता है, अधिक संख्या में। तो एक फल का 4 भाग करोगे तो 4 अधिक होगा अपने संख्या में कि 3 होगा, तो हम साइज थोड़ो ना पूछे थे, हम वहाँ भी साइज पूछ रहे हैं। मैथवा में कौन बड़ा होगा, 1/4 कि 1/3, आप इसको करके कल आना। अब देखो, जब ऐसी समस्या आती है तो क्या करते हैं, हेलो, समस्या आती है तो क्या करते हैं, बंद कर दीजिए इसको। चलिए, कल वाले में आपका